वेलकम स्टूडेंट्स। तो आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको कल ये वादा किया था कि मैं पूरी की पूरी 6 वीडियो में आपका पूरा अभिव्यक्ति और माध्यम का सिलेबस पूरा करवा दूंगा, और कल मैंने इसकी पहली वीडियो भी डाल दी थी जो रेडियो नाटक पर एक कंप्लीट वीडियो थी। कोई भी क्वेश्चन रेडियो नाटक से आए, अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आप कोई भी प्रश्न कर सकते हो। ऐसी आज अभिव्यक्ति और माध्यम की दूसरी वीडियो की बारी है, यानी ये दूसरा लेक्चर है, और टॉपिक का नाम है कहानी का नाट्य रूपांतरण। पहला टॉपिक था रेडियो नाटक, दूसरा टॉपिक है कहानी का नाट्य रूपांतरण। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कहानी को नाटक में बदलना, कहानी को नाटक में बदलना। ठीक है, कहानी का मतलब कहानी है, नाट्य का मतलब नाटक है, और रूपांतरण का मतलब होता है बदलना, यानी कहानी को नाटक में बदलना। तो इस जो टॉपिक है या ये जो चैप्टर है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किसी कहानी को नाटक में कैसा बदला जाता है। तो कहानी और नाटक के बीच इस टॉपिक से 4 प्रश्न बनते, ढंग से सुन लीजिए। इस टॉपिक से 4 प्रश्न बनते। पहला प्रश्न, कहानी और नाटक में क्या संबंध है, रिलेशन, कहानी और नाटक में क्या संबंध है। दूसरा प्रश्न होगा कहानी और नाटक में क्या अंतर है। पहला तो संबंध है, दोनों में क्या रिलेशन है, क्या सिमिलैरिटी है कहानी और नाटक में। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं कहानी और नाटक में क्या अंतर है। अब तीसरा प्रश्न कहते हैं कहानी को नाटक में बदलने की प्रक्रिया बताइए, यानी कहानी को नाटक में कैसे बदलोगे, वो प्रोसेस क्या है। ठीक है, और चौथा प्रश्न होता है कहानी को नाटक में बदलते समय किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो टॉपिक का नाम ही वही है, कहानी को नाटक में बदलना। किसी भी कहानी को हम नाटक में कैसे बदलें। अब पहले एक एग्जांपल देख लीजिए, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो, आप लोगों के पास 12th में वितान की बुक में सबसे पहला चैप्टर क्या है, सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग क्या है? एक कहानी है जो यशोधर बाबू के बारे में, वो पूरी एक कहानी है। अब आपके क्लास टीचर बोलेंगे चलो हम उस कहानी पर एक प्ले बनाते हैं, मतलब सिल्वर वेडिंग जो कहानी है ना, अब आप उसको एक प्ले के रूप में कन्वर्ट कर रहे हो। तो आप कैसे करोगे, मतलब समझ रहे हो आप? पहले माइंड में समझ लो कि कहानी क्या है, नाटक क्या होता है। तो कहानी तो क्या है, जैसे सिल्वर वेडिंग है तो वो कहानी है, उसको अब आप एक प्ले में बनाओगे। तो जब आप उसका प्ले बनाओगे तो उसको आप फिर स्टेज में दिखाओगे भी, क्योंकि प्ले तो आप स्टेज में रिप्रेजेंट भी करोगे। आ रही है बात समझ में? तो कहानी को नाटक में कैसे बदलना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करोगे, कहानी और नाटक में क्या संबंध है और क्या अंतर है, यही 4 प्रश्न बनते हैं। कहानी और नाटक का संबंध, कहानी और नाटक का अंतर, कहानी को नाटक में बदलने की प्रक्रिया, और कहानी को नाटक में बदलते समय क्या क्या कठिनाई आती हैं। ये 4 प्रश्न बनेंगे इस टॉपिक से। डन। देखो, पहला प्रश्न है और बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, आपको यह अभी के अभी याद हो जाएगा, अभी के अभी। देखिए, पहला प्रश्न है कहानी और नाटक में क्या संबंध है। तुम पॉइंट में लिखना है आपने। अब कई बच्चे कहते हैं सर हम पॉइंट में नहीं लिख सकते, तो ऐसा किसने कहा है? आप सीबीएसई का ना जो सैंपल पेपर है ना, आप उसकी आंसर की देखना, जो खुद सीबीएसई वालों ने जारी की है, उन्होंने खुद आंसर कई सारे पॉइंट में लिखे। तो आपकी मर्जी है, अब जब बुक में इतना ही बताया गया है तो मैं इतना ही बताऊंगा। डन। देखिए, कहानी और नाटक में निम्नलिखित संबंध है। जब हम कोई भी आंसर पॉइंट में लिखते हैं ना, तो यह लाइन जरूर लिख देना चाहिए। वो कह रहे कहानी और नाटक में क्या संबंध है, तो आप पहली लाइन लिखना कहानी और नाटक में निम्नलिखित संबंध है। बस क्या की जगह में क्या आ जाएगा, निम्नलिखित, बाकी सेम लाइन उतार देंगे आप, कोई दिमाग नहीं लगाना है। कहानी और नाटक में क्या संबंध है, कहानी और नाटक में निम्नलिखित संबंध है, बस निम्नलिखित लिखना है। अब देखिए 6 पॉइंट याद करने। दोनों में कहानी होती है। अब ढंग से सुनिए, दोनों में कहानी होती है। कहानी के अंदर तो कहानी होगी, जाहिर सी बात है, और नाटक के अंदर भी तो एक कहानी होती है। अब तुम सिल्वर वेडिंग को कहानी के रूप में, नाटक के रूप में दिखा रहे हो,
तो सिल्वर वेडिंग एक कहानी है, तो कहानी तो उसके अंदर है ही, तो कहानी के अंदर तो कहानी होती है। और जो नाटक दिखा रहे हो, नाटक के अंदर भी तो कोई ना कोई कहानी होगी। अब तुम धूम्रपान पर कोई प्ले कर रहे हो तो वो बिना कहानी के प्ले होगा, हो ही नहीं सकता। तो कहानी के अंदर तो कहानी होती है और नाटक में भी एक कहानी होती है जो हम स्टेज में दिखाते हैं। डन। तो दोनों में कहानी होती है। दूसरा, दोनों में पात्र होते हैं। पात्र का मतलब कैरेक्टर, बिल्कुल सही बात है। कहानी में भी कैरेक्टर होते हैं और स्टेज में जो तुम प्ले करोगे उसमें भी कैरेक्टर होते हैं। तो दोनों में पात्र होते हैं, समझना भी है। दोनों में कहानी होती है, दोनों में पात्र होते हैं, दोनों में संवाद होते हैं। संवाद तो कहानी में भी होंगे, डायलॉग्स, और प्ले में भी होंगे। तो संवाद, क्योंकि आपस में बातचीत तो होगी, तो संवाद दोनों में होते हैं। दोनों में क्लाइमैक्स होता है। क्लाइमैक्स कहानी में भी होता है और नाटक में भी होता है। दोनों में वातावरण होता है। अब वातावरण का मतलब क्या होता है? वातावरण का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। अब कहानी जिस तरीके की होगी ना, उसी तरीके का माहौल बताया होगा। ऐसे ही प्ले भी जिस तरीके का होगा, पीछे उसी तरह का माहौल होगा। अब तुम जंगल पे कोई प्ले बना रहे हो तो बाहर पीछे बैकग्राउंड कैसा होगा, वैसे ही तुम माहौल क्रिएट करोगे जंगल का। ऐसी कहानी में भी होता है। दोनों में वातावरण होता है। और लास्ट, दोनों में द्वंद्व होता है। द्वंद्व का मतलब होता है कन्फ्लिक्ट। अब कहानी में भी तुमने देखा होगा, यशोधर बाबू वाले चैप्टर में उनके बच्चों के बीच और उनके पिताजी के बीच क्या होता है? यशोधर बाबू तो पिताजी हो गए और उनके बच्चों के बीच क्या होता है? आपस में द्वंद्व होता है कि नहीं होता? विचारों का द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब फाइट नहीं है। ऐसी प्ले भी होता है। प्ले भी किसी थीम पर होगा, जहां पर कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव होगा। तो दोनों में द्वंद्व जरूर होना चाहिए। कहानी में भी मतलब दोनों कैरेक्टर होने चाहिए, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, सेम प्ले के साथ भी है। ये होता है द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है दो साइड दिखाना। ठीक है, अब समझ में आ गया? दोनों में कहानी होती है, दोनों में पात्र होते हैं, दोनों में संवाद होते हैं, दोनों में क्लाइमैक्स होता है, दोनों में वातावरण होता है और दोनों में द्वंद्व होता है। तो करना क्या है आपने? बस ये 6 वर्ड याद करने बीच के, और ये वर्ड अपने आप में सब कुछ कहते हैं। कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं चाहिए हमको। डन। तो कहानी और नाटक में क्या संबंध है भाई? दोनों में कहानी होती है, दोनों में पात्र होते हैं, दोनों में संवाद होते हैं, दोनों में क्लाइमैक्स होता है, दोनों में वातावरण होता है। वातावरण का मतलब माहौल। और दोनों में द्वंद्व होता है। द्वंद्व का मतलब भी आप समझ गए, दो साइड। कहानी भी होगी तो उसमें एक तरफ पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव भी होगा, और तब बताया होगा कि क्या होता है लास्ट में। और सेम प्ले के साथ भी होता है। डन। अगर तुम धूम्रपान पे प्ले दिखा रहे हो तो किसी को तुम धूम्रपान करते हुए दिखा रहे हो तो तुमको दूसरा अच्छा इंसान भी बताना पड़ेगा जो उसको समझाएगा। तो यही होता है द्वंद्व। डन। तो ये 6 वर्ड तो आप याद कर सकते हो। कहानी और नाटक में क्या संबंध है? दोनों में कहानी होती है, दोनों में पात्र होते हैं, दोनों में संवाद होते हैं, दोनों में क्लाइमैक्स होते हैं, दोनों में वातावरण होता है और दोनों में द्वंद्व होता है। 6 वर्ड याद करने और एक पूरा आंसर कंप्लीट। और सीबीएसई बोर्ड में तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। आर्य और बुक में भी इतना ही बताया गया है। आगे देखिए, अब कहानी और नाटक में अंतर पढ़ेंगे हम। कहानी और नाटक में क्या अंतर है? अभी हमने संबंध पढ़ा, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, ये भी बहुत सरल है। देखो, कहानी को पढ़ा जाता है और सुना जाता है। अब कहानी है ना सिल्वर वेडिंग, मैं उसको पढ़ भी सकता हूं और कोई, अब हम तुम्हें पढ़ाते हैं तो तुम उसे सुनते होंगे। टीचर पढ़ाता है तो तुम सुनने का काम कर रहे हो और टीचर पढ़ने का काम कर रहा है वहां पर। तो कहानी को पढ़ा जाता है और सुना जाता है। और नाटक को रंगमंच पर दिखाया जाता है। रंगमंच का मतलब होता है स्टेज। अब नाटक को तुम पढ़ोगे क्या? नाटक तो स्टेज पे दिखाने के लिए ही होता है ना। कहानी को हम नाटक में बदल रहे हैं तो नाटक को तो हम स्टेज पर दिखाएंगे ही। तो रंगमंच की जगह पे स्टेज भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो कहानी को पढ़ा जाता है और सुना जाता है और नाटक को स्टेज पर दिखाया जाता है। पहला डिफरेंस समझ में आ गया? कहानी को पढ़ा जाता है और सुना जाता है। कहानी को पढ़ा जाता है और सुना जाता है और नाटक को स्टेज पर दिखाया जाता है। यह पहला अंतर है। दूसरा, कहानी श्रव्य माध्यम है। श्रव्य मतलब क्योंकि कहानी को सुना जाता है, और नाटक दृश्य माध्यम है क्योंकि नाटक को तो देखा जाएगा। आ रही बात समझ में? तो कहानी श्रव्य माध्यम है और नाटक दृश्य माध्यम है। डन। कहानी को पढ़ते समय बीच में रोका जा सकता है। अब तुम कहानी पढ़ रहे हो, उसको बीच में तुम भी बंद कर सकते हो। मान लो मैंने आज आधी कहानी पढ़ी, मैं आधे मैंने बुक बंद कर दी, तो कहानी को पढ़ते समय बीच में रोका जा सकता है। नाटक में ऐसा नहीं होता। अब तुम स्टेज में आधे घंटे का नाटक दिखा रहे हो तो वो तो दिखाना ही पड़ेगा कंप्लीट। कहानी का आकार छोटा होता है। कहानी छोटी होती है और नाटक क्या होता है? बड़ा होता है। सॉरी, क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखो,
कहानी पहली अंतर क्या था? पहला अंतर है कहानी को पढ़ा जाता है और सुना जाता है। डन। नाटक को रंगमंच पर दिखाया जाता है। कहानी को पढ़ा जाता है और सुना जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? कहानी को हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और नाटक को स्टेज पर दिखाया जाता है। पहला अंतर क्लियर। दूसरा, कहानी श्रव्य माध्यम है, नाटक दृश्य माध्यम है, क्योंकि नाटक पे ज्यादा देखने पे फोकस होता है। तो कहानी श्रव्य माध्यम है, नाटक दृश्य माध्यम है। दूसरा, कहानी को पढ़ते समय बीच में रोका जा सकता है। कहानी को पढ़ते समय बीच में रोका जा सकता है, नाटक में ऐसा नहीं होता। और चौथा, कहानी का आकार छोटा होता है और नाटक का आकार बड़ा होता है। कहानी की तुलना में कह रहे हैं हम, कहानी का आकार छोटा होता है, नाटक से तुलना कर रहे हैं इसलिए। तो कहानी का आकार छोटा होता है, नाटक का आकार बड़ा होता है। तो 4 अंतर बहुत है। डन। इतना काफी है। और एक और अंतर बता देता हूं, चलो देखो। जो कहानी है, कहानी किसी भी शैली में लिखी जा सकती है, कोई भी टेक्निक में कहानी लिख सकते हैं। कहानी किसी भी शैली में लिखी जाती है। और नाटक संवाद शैली में लिखे जाते हैं, क्योंकि नाटक में ज्यादा संवाद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नाटक संवाद शैली में लिखे जाते हैं। लेकिन आपके लिए 4 काफी हैं। डन। दोबारा से समझाऊं, अब हम रिवीजन कर ले एक बार। कहानी और नाटक में क्या संबंध है, क्या थे वो 6 वर्ड। देखो मैंने क्या बताया था, दोनों में क्या होता है? दोनों में कहानी होती है, दोनों में पात्र होते हैं, दोनों में संवाद होते हैं, दोनों में क्लाइमैक्स होता है, दोनों में वातावरण होता है, दोनों में द्वंद्व होता है। 6 वर्ड याद करने, कहानी, पात्र, संवाद, क्लाइमैक्स, वातावरण और द्वंद्व। दोनों में अंतर क्या बताया था? कहानी को पढ़ा भी जाता है और सुना भी जाता है, नाटक को स्टेज पर दिखाया जाता है। दूसरा, कहानी का आकार कैसा होता है? छोटा होता है, नाटक का आकार बड़ा होता है। कहानी कैसा माध्यम है? श्रव्य माध्यम है, नाटक दृश्य माध्यम है। और एक और अंतर क्या था? कहानी को पढ़ते समय बीच में रोका जा सकता है। कहानी को पढ़ते समय बीच में रोका जा सकता है, नाटक में ऐसा नहीं होता। डन। काफी है इतना। अब जो 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बहुत आते हैं, कहानी के नाट्य रूपांतरण की प्रक्रिया बताइए। मतलब कहानी को नाटक में बदलने की प्रक्रिया बताइए, या कहानी को नाटक में कैसे बदला जाता है उस प्रोसेस को बताइए। तो ये प्रोसेस है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे क्या क्या कठिनाइयां आती है। इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न आना। अब कहानी को नाटक में बदलने की प्रक्रिया क्या है, देखो यही याद रखने आपने। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले कहानी की कथा वस्तु। कथा वस्तु का मतलब होता है स्क्रिप्ट, जो तुम्हारे पास कहानी है। अब मैंने एग्जांपल बताया, मान लो हम सिल्वर वेडिंग कहानी पर एक प्ले तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको जो सिल्वर वेडिंग कहानी की जो स्क्रिप्ट है ना, उसको समय और स्थान के अनुसार बांट देना चाहिए। समय और स्थान का मतलब क्या है, ढंग से समझो। अब मान लो वो कहानी क्या है, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच की है ना, तो हमको दिखाना पड़ेगा स्टेज में उसी तरीके से। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो हम कोई वो खरगोशर वाली कहानी थी, जो खरगोशर कछुए वाली, तो खरगोशर कछुए की कहानी है, तो मेरे को पीछे का माहौल कैसा दिखाना पड़ेगा? वो जंगल की कहानी है ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मतलब उसी हिसाब से क्या है, मतलब समय और स्थान के अनुसार क्या करना पड़ेगा? उस कहानी को डिवाइड करना पड़ेगा। मेरे को स्टेज में वैसे ही माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, पीछे जंगल दिखाना पड़ेगा, अब कौन से समय की बात हो रही है वैसे ही दिखाना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ ये लिखना है, सबसे पहले कहानी की कथा वस्तु का मतलब कहानी की स्क्रिप्ट को समय और स्थान के अनुसार बांट देना चाहिए। सबसे पहले कहानी की कथा वस्तु को समय और स्थान के अनुसार, 2 वर्ड याद रखने, समय और स्थान के अनुसार बांट देना चाहिए। किसको? कहानी की कथा वस्तु को, कहानी की स्क्रिप्ट को। अब देखो हम कहानी को तो बदल रहे नाटक में, तो पहले कहानी वर्ड ही लिखेंगे। कहानी की कथा वस्तु को समय और स्थान के अनुसार बांट देना चाहिए, यानी कहानी की जो स्क्रिप्ट है उसको समय और स्थान के अनुसार बांट देना चाहिए, क्योंकि हम कहानी को प्ले में बदल रहे हैं। डन। उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले हमने क्या करा? कहानी की स्क्रिप्ट को, कहानी की कथा वस्तु को समय और स्थान के अनुसार बांट देना चाहिए। समय और स्थान के अनुसार बांट देना चाहिए। किसको? कहानी की कथा वस्तु को, जो कहानी की स्क्रिप्ट है। दूसरा, कहानी की घटनाओं को ध्यान में रखकर दृश्य तैयार करने चाहिए। अब मैंने कहानी पढ़ ली कि यार कछुआ दौड़ रहा है, खरगोश भी दौड़ रहा है, तो मेरे को उसी हिसाब से दृश्य बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कहानी तो हम बैठे बैठे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन स्टेज में तो ऐसा नहीं चलेगा ना। अगर मैं पढ़ रहा हूं कि कछुआ दौड़ रहा है, पीछे पीछे खरगोश भी दौड़ रहा है, तो ये तो मेरे को दृश्य बनाने पड़ेंगे ना स्टेज में, क्योंकि अब तो मुझे उस पर प्ले बनाना है। तो फिर क्या है? कहानी की घटनाओं को ध्यान में रखकर दृश्य तैयार करने चाहिए।
चाहिए या कहानी की घटनाओं के आधार पर दृश्य बनाने चाहिए। ठीक है, कहानी में जो घटनाएं हैं उनके अनुसार दृश्य बनाने। समझो, सबसे पहले हमने क्या करना है, कहानी की स्क्रिप्ट को समय और स्थान के अनुसार बांट देना है। कहानी की स्क्रिप्ट को या कथा वस्तु को समय और स्थान के अनुसार बांट देना है। फिर हमने क्या करा, कहानी में जो घटनाएं उनके अनुसार दृश्य बनाने। मेरी लैंग्वेज में भी सुन लो, कहानी में जो घटनाएं उनके अनुसार दृश्य बनाने। कहानी में जो घटनाएं उनके अनुसार दृश्य बनाने। मैंने आपको इमेजिन भी करवा दिया, वो कछुआ भी दौड़ रहा है और वो भी दौड़ रहा है, तो उसके अनुसार हमको दृश्य बनाना पड़ेगा अगर हम उस पर प्ले बना रहे हैं। तीसरा, दृश्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, अनावश्यक दृश्य नहीं होने चाहिए। अब दृश्य का मतलब दृश्य सीक्वेंस में होने चाहिए। ये नहीं कि तुमने बाद का दृश्य पहले दिखा दिया, पहले का बाद में दिखा दिया, तो ऐसे में नहीं होगा। दृश्य क्या होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, समझ रहे हो, और अनावश्यक दृश्य नहीं होने चाहिए। अब कहानी में तो सब कुछ लिखा होता है, लेकिन प्ले में हमें इतना थोड़ी दिखाना है, प्ले में हमको इंपॉर्टेंट चीजें दिखानी है। अब कहानी की सारी चीजें प्ले में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। डन। तो तीसरा क्या बोला मैंने, दृश्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए और फालतू के दृश्य नहीं होने चाहिए। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी कई बार स्पेशल क्वेश्चन बन जाता है, संवाद। अगर संवाद कम है तो और लिखने होंगे। अब कहानी में डायलॉग्स कहां होते हैं, जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं उसमें इतने डायलॉग्स नहीं होते, होते पर कम होते। तो कहानी में संवाद कम होते हैं, तो हमें नाटक के लिए तो और संवाद लिखने पड़ेंगे। अगर संवाद कम है, समझो, अगर संवाद कम है तो और लिखने पड़ेंगे। संवाद ना अधिक बड़े होने चाहिए और ना अधिक छोटे होने चाहिए। संवाद की भाषा सरल होनी चाहिए जो सभी लोग समझ सकें, और संवाद बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। डायलॉग्स मतलब समझो, अगर कहानी में संवाद कम है तो हमको और संवाद लिखने पड़ेंगे, क्योंकि नाटक में संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते। प्ले में तो डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको पता ही है, प्ले डायलॉग्स के बिना अधूरा है। तो कहानी में अगर संवाद कम है, अगर कहानी में संवाद कम है तो हमको नाटक के लिए और संवाद लिखने पड़ेंगे। और संवाद सरल भाषा में भी होने चाहिए, बोलचाल की भाषा में होने चाहिए, ताकि उसे सभी लोग समझ सकें। आ रही बात समझ में। और क्या है, संवाद कठिन नहीं होने चाहिए और बहुत बड़े बड़े भी नहीं होने चाहिए और ना बहुत छोटे होने चाहिए। आ रही बात समझ में। तो संवाद वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चार चीजें याद रखनी है आपने, मैंने क्या बताई ढंग से सुनिए। कहानी को नाटक में बदलने की प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले कहानी की स्क्रिप्ट को समय और स्थान के अनुसार बांट देना चाहिए। सबसे पहले कहानी की स्क्रिप्ट को समय और स्थान के अनुसार बांट देना चाहिए। फिर मैंने क्या बोला, कहानी की घटनाओं को ध्यान में रखकर चित्र बनाने चाहिए, दृश्य तैयार करने चाहिए। कहानी की घटनाओं को ध्यान में रखकर या कहानी की घटनाओं के आधार पर दृश्य तैयार करने। उसके बाद तो सरल है, दृश्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए और फालतू के दृश्य नहीं होने चाहिए। और चौथा संवाद के बारे में, वो भी सरल है। तो आपने दिमाग किन दो पॉइंटों में लगाना है, आपको बस फर्स्ट और सेकंड याद करना है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ तो बहुत सरल है। थर्ड में क्या बोला हमने, दृश्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए और फालतू के दृश्य नहीं होने चाहिए। संवाद में क्या बोला, संवाद क्या है, अगर कहानी में कब संवाद है तो हमको नाटक के लिए और संवाद लिखने पड़ेंगे। संवाद सरल होने चाहिए, बोलचाल की भाषा में होने चाहिए, ना ज्यादा बड़े होने चाहिए ना ज्यादा छोटे होने चाहिए, सब लोगों को समझ में आने चाहिए। तो ये तो सरल ही है दोनों पॉइंट। ऊपर के दो पढ़ लेना, और वो भी टफ नहीं है। कहानी की स्क्रिप्ट को समय और स्थान के अनुसार बांट देना चाहिए, और दूसरा, कहानी की घटनाओं को ध्यान में रखकर दृश्य तैयार करने चाहिए। कहानी में क्या क्या घट रहा है उसके आधार पर तुमको दृश्य बनाने। डन। लास्ट प्रश्न है, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय हमें किन चुनौतियों या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी दिक्कत आती हैं। तो इसमें तो एक एक वर्ड चेंज करके देखो, मैंने ऐसी बना दी, देखो समझो पहले इसको। अब मैं इसको समझो, इसमें क्या होता है, क्या दिक्कत है। सबसे पहले, अब मान लो कहानी में यह बताया जा रहा है कि यशोधर बाबू मन में सोच रहे हैं कि उनके लड़कों का क्या होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, यशोधर बाबू मन में सोच रहे कि उनके लड़कों का क्या होगा। अब कहानी तो मैंने पढ़ ली कि यशोधर बाबू सोच रहे हैं, तो वो मैं मन में इमेजिन कर सकता हूं, लेकिन उसको तुमने स्टेज में दिखाना है।
स्टेज में दिखाना कितना डिफिकल्ट होगा। यशोधर बाबू मन में चल रही बात को प्ले में दिखाना बहुत मुश्किल होता है। कहानी तो मैं खुद पढ़ रहा हूं तो मैं पढ़ के समझ जाऊंगा कि यार ये ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि यशोधर बाबू को बड़ी दिक्कत हो रही है, वो मन से बहुत परेशान है, वो अपने बच्चों के बारे में ये सोच रहे हैं। लेकिन जब मैं उसको प्ले में दिखाऊंगा तो प्ले में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि दर्शकों को उसके मन की बात समझानी है। तो तुम कैसे समझाओगे, समझ रहे हो? तो यहां पर वॉइस ओवर करते लो। मान लो मैं कहीं पर जा रहा हूं, मैंने सर पे हाथ लगा रखा है, तो पीछे से कोई वॉइस ओवर देगा कि यशोधर बाबू मन में सोच रहे हैं अबे यार क्या होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यूट्यूब में वीडियो नहीं देखते आप, पीछे वॉइस ओवर दिया होता है, तो वही वाली बात होती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। देखो, मन में चलने वाली सोच को नाटक में दिखाना कठिन होता है। अब कहानी में कहीं पे वही वाली बात है कि वो मन में ऐसा सोच रहा है कि वो प्ले में कैसे दिखाओगे, तो डिफिकल्ट होता है। तो वहां पे वॉइस ओवर देना पड़ता है। मैं आपको सॉल्यूशन भी बता रहा हूं, मैंने यहां पे ऐड नहीं किया है, वहां पे वॉइस ओवर देना पड़ता है। देखो, तो मन में चलने वाली सोच को नाटक में दिखाना कठिन होता है। मन में चलने वाले विचारों को नाटक में दिखाना कठिन होता है। तो देखो, बस मैंने 2 वर्ड चेंज करे, यहां पे सोच लिख दिया, यहां पे विचारों लिख दिया और 2 पॉइंट क्रिएट कर दिए। डन। तो मन में चलने वाली सोच को नाटक में दिखाना मुश्किल होता है। मन में चलने वाले विचारों को नाटक में दिखाना मुश्किल होता है, क्योंकि नाटक में हमने दिखाना कैसे कि वो क्या सोच रहा है मन में, तो वॉइस ओवर देना पड़ेगा। और तीसरा, कहानी से नाटक के लिए संवाद बनाना कठिन होता है। यह मैंने अभी बताया था, क्योंकि कहानी में संवाद कम होते हैं, इसलिए हमें नाटक के लिए और संवाद लिखने पड़ते हैं। और चौथा, स्टेज में सभी चीजें पूरी होनी चाहिए। अब स्टेज में तुम कहानी को स्टेज में दिखा रहे हो, तो स्टेज के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? लाइट पूरी होनी चाहिए, ध्वनि की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर तो माइक भी चाहिए, तो ये भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये 4 चीजें कितनी सरल है। देखो, इसमें भी 2 तो बहुत सरल हैं। पहली 2, मन में चलने वाली सोच को नाटक में दिखाना मुश्किल होता है, मन में चलने वाले विचारों को नाटक में दिखाना मुश्किल होता है। और यह भी सरल है कि कहानी में कम संवाद होते हैं, इसलिए और संवाद लिखना मुश्किल होता है। और चौथा मैंने क्या बोला? स्टेज में सभी चीजें पूरी होनी चाहिए, जैसे लाइट पूरी होनी चाहिए, ध्वनि की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। बस यही 4 प्रश्न है और बहुत सरल। एक बार ढंग से सुनोगे ना, आसानी से समझ में आ जाएगा, यहीं से प्रश्न होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा, आपको उसी समय जवाब मिलेगा। धन्यवाद।